हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए अभी हम अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। वक्रता त्रिज्या वाले सभी टॉपिक्स हो गए। वक्रता त्रिज्या का नैज सूत्र, कार्तीय सूत्र, प्राचलिक सूत्र, ध्रुवीय सूत्र, उसके बाद मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने के भी हमने कई सारे नियम देखे, कई सारी विधियां देखी। तो वक्रता त्रिज्या का टॉपिक समाप्त होने के पश्चात आज से हम शुरू करने जा रहे हैं नया टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे वक्रता केंद्र के बारे में और फिर हम पढ़ेंगे वक्रता जीवा के बारे में। ठीक है, तो वक्रता केंद्र और वक्रता जीवा ये टॉपिक इस चैप्टर में बच गए हैं और उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। फिर हम अगला अध्याय स्टार्ट करेंगे, अनंत स्पर्शी। दोस्तों, अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर जाइए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। लेक्चर क्रमांक के अनुसार सारे वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं। आपको लाइन से क्रमानुसार देखते जाना है। आपको पूरा टॉपिक, सब टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। यूनिट 1 और 2 के सारे टॉपिक्स के वीडियो बनाए जा चुके हैं। आप हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहां पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि वक्रता केंद्र अर्थात सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है और उसके निर्देशांक क्या होते हैं। चलिए देखते हैं। मान लो वक्र का समीकरण है y बराबर एफ एक्स। ठीक है, ये वक्र है, इसका समीकरण है y बराबर एफ एक्स। ठीक है, ये वक्र का समीकरण हो गया। अब बिंदु P, वक्र पे कोई दिया हुआ बिंदु है जिसके निर्देशांक है एक्स वाई। देखो, ये जो लाइन दिख रही है ये बिंदु P पर लंब है। ठीक है, ये बिंदु P पर लंब और बिंदु P के समीप वक्र पे कोई दूसरा बिंदु है Q और ये Q पे लंब, और दोनों लंब एक दूसरे को कहाँ मिलते हैं? N में मिलते हैं। अब यदि जैसे जैसे Q P की ओर बढ़ने लगेगा वैसे वैसे N किसकी ओर बढ़ने लगेगा? C की ओर। आप खुद सोचो, कल्पना करो यहाँ कोई पट्टी है और उसका एक सिरा इधर सरका है तो ऑब्वियस सी बात है दूसरा सिरा उधर सरकता जाएगा। इस अध्याय का सबसे जो पहला वीडियो है जिसमें वक्रता त्रिज्या के बारे में सबसे पहला वीडियो जिसमें वक्रता क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वहीं पर हमने वक्रता केंद्र को बहुत अच्छे से समझा था। तो उसी का रिवाइज कर रहे हैं अपन। तो जैसे जैसे बिंदु Q P की ओर बढ़ने लगेगा वैसे वैसे N किसकी ओर बढ़ने लगेगा? C की ओर बढ़ने लगेगा। अगर इसी को अपन सीमा रूप में लेते हैं तो सीमा रूप में लेने पर अर्थात लिमिट फॉर्म में लेने पर यही पॉइंट C जो है, ठीक है, वही वक्रता केंद्र कहलाता है और जिसके निर्देशांक अल्फा बीटा है। ठीक है, तो बिंदु P के संगत जो वक्रता केंद्र C है जिसके निर्देशांक अल्फा बीटा है, उनके लिए हमने सूत्र लिखा है। तो आपको मेन जो काम करना है वो ये है कि ये सूत्र आपको याद रखना है। तो अल्फा बीटा क्या है? वक्रता केंद्र के निर्देशांक, जिसमें अल्फा का मान ये और बीटा का मान ये। तो आप अल्फा और बीटा के मान निकाल लेंगे तो वक्रता केंद्र के निर्देशांक आपको मिल जाएंगे। अब देखो, इस सूत्र में हमको किन की जरूरत है? अल्फा बराबर x माइनस वाई वन इंटू वन प्लस वाई वन स्क्वायर अपॉन वाई टू और बीटा इज इक्वल टू वाई प्लस वन प्लस वाई वन स्क्वायर अपॉन वाई टू। यानी कि कुल मिला के हमको y1 y2 तो ज्ञात करना ही पड़ेगा। किसी भी सवाल में जो आपको वक्र का समीकरण दिया होगा वहां पर आपको y1 y2 ज्ञात करना ही है और आपको उसके बाद अल्फा और बीटा के मान निकालने और वक्रता केंद्र आ जाएगा। अब सुनिए, अब एक एक्स्ट्रा और खास बात क्या है। अगर मान लीजिए आपको प्रश्न में बोलता है कि वक्रता केंद्र के निर्देशांक को ज्ञात कीजिए लेकिन साथ में वक्रता वृत्त का समीकरण भी ज्ञात कीजिए। अगर मान लो वक्रता वृत्त का समीकरण ज्ञात करने कहा गया है तो वक्रता केंद्र के निर्देशांक ज्ञात तो करना ही करना है, लेकिन भैया वृत्त के लिए तो त्रिज्या की भी जरूरत पड़ती है ना। ठीक है, तो वक्रता वृत्त का समीकरण निकालने के लिए आपको वक्रता त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी और आपको वक्रता त्रिज्या भी उस समय आपको ज्ञात करना होगा। अर्थात वक्रता वृत्त का समीकरण निकालने के लिए आपको वक्रता केंद्र भी चाहिए और वक्रता त्रिज्या भी चाहिए। ठीक है, जब वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या दोनों आप ज्ञात कर लेंगे तो वक्रता वृत्त का समीकरण ये रहा। ठीक है, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर रो स्क्वायर, जहां रो क्या है? बिंदु P x y पर वक्र की वक्रता त्रिज्या, अर्थात आपको वक्रता त्रिज्या का मान ज्ञात करना पड़ेगा।
और वक्रता केंद्र तो ज्ञात आपको करना ही पड़ेगा अगर वक्रता वृत्त का समीकरण चाहिए तो, ठीक है। तो दोनों चीजें ज्ञात करनी पड़ेगी, केंद्र और त्रिज्या, ठीक है। वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या दोनों ज्ञात करेंगे तब वक्रता वृत्त का समीकरण, ठीक है। वक्रता वृत्त का समीकरण फिर यहाँ से आ जाएगा, अल्फा बीटा का मान रखेंगे, रो का मान रखेंगे, तो वक्रता वृत्त का समीकरण आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं अपन, यहाँ पे कुछ सवाल लिखे हुए इनको हम सॉल्व करते हैं। पहला सवाल आप सभी देखेंगे, परवलय दिया आपको y² बराबर 4ax और उस परवलय पर बिंदु x y के लिए वक्रता केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करना है। देर किस बात की, वक्रता केंद्र के निर्देशांक आपको पता है, सूत्र आपको पता है और सूत्र में जो जो चीज की जरूरत है वो आप यहाँ से निकाल लो। तो दिए हुए वक्र का समीकरण है y² बराबर 4x, तुरंत इसका अवकलन कर दो x के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा 2y dy by dx, ठीक है। आप यहाँ पे लिखिएगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y² का 2y होगा, y का होगा dy by dx, ठीक है। उधर करोगे तो 4 है, x का अवकलन 1 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या मिलेगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से dy by dx का मान ज्ञात कर लो, तो 4a बटे 2y यानी कि 4 यहाँ से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा 2a बटे y। और मैं तो कहता हूँ y का मान निकाल लो यहाँ से क्योंकि जरूरत पड़ेगा, तो y का मान निकालने के लिए उधर वर्गमूल करना पड़ेगा, तो 4 का वर्गमूल 2 फिर रूट a रूट x, तो मैंने अलग अलग लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे दोस्तों, ये 2 2 जो 4 कट के 2a बाई वाई बचा है यहाँ पे, ये 2 हुआ, y का मान रखेंगे, y का मान कितने 2 रूट a रूट x। इज इट क्लियर, कहीं पर भी कोई डाउट नहीं है। देखो 2 से 2 कटेगा और a से रूट a कटेगा तो रूट a ऊपर में बचेगा, अर्थात a की घात 1 बटे 2, ठीक है, मतलब 1 बटे 2 है ना भाई, a की घात 1 बटे 2 और x की घात नीचे में 1 बटे 2 तो ऊपर जाके माइनस 1 बटे 2, ठीक है, क्योंकि नीचे में रूट x है और रूट मतलब घात में आधा और आधा घात मतलब 1/2 और ये अगर ऊपर जाएगा तो माइनस 1/2 हो जाएगा। तो इतना हो गया, dy by dx का मान आ गया और इसी dy by dx को क्या कहा गया है y1, यही तो y1 है, y1 वही है dy by dx, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ, y1 कौन है dy by dx और y2 कौन है d स्क्वायर y by dx स्क्वायर, ठीक है। तो इन चीजों को आप याद रखिएगा। तो ये y1 का मान आ गया। अब फटाफट से हम लोग y2 का भी मान याद कर लेते हैं, x के सापेक्ष पुनः अवकलन अगर करेंगे तो भैया y1 का जब आप अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा y2 और एक बार वहां अवकलन करोगे तो देखो a की घात 1 बटे 2 तो कांस्टेंट है और उसका क्या होगा माइनस 1 बटे 2 सामने आएगा, फिर माइनस 1 बटे 2 -1, तो कितना आएगा दोस्तों माइनस 1 बटे 2, a की घात 1 बटे 2 और x की घात 2 1 कम 2 और 1 3 माइनस 3 बटे 2, तो ये आपका y2 आ गया, ठीक है। कहीं पर भी कोई मिस्टेक नहीं है, कोई डाउट हो तो जरूर पूछिए, ठीक। चलिए y1 y2 मिल गया, मतलब आपका आधा काम हो गया। अब तुरंत बस आपको अल्फा बीटा का मान ज्ञात करना है। यदि ठीक है बिंदु x y के लिए वक्रता केंद्र के निर्देशांक अल्फा बीटा है तो अल्फा बराबर कितना होगा इतना, चलिए अल्फा बराबर कितना x माइनस y1 1 प्लस y1 स्क्वायर अपॉन y2, ये x हो गया। अब y1 का मान रखिए, y1 का मान है a की घात 1 बटे 2 x की घात माइनस 1 बटे 2 1 प्लस y1 का स्क्वायर अर्थात इसी का स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो वो जो हाफ हाफ जो घात में लिखा है वो कट जाएगा, मतलब कितना आएगा a और x की घात माइनस, घात वाला बटा दो कट गया, क्यों क्योंकि आप स्क्वायर कर रहे हैं, तो स्क्वायर करेंगे ना तो वो हाफ घात के ऊपर घात रहता है तो घातों का आपस में गुणा होता है, तो ये 2 कट जाएगा, तो इस तरीके से आएगा। अपॉन y2 है दोस्तों, तो y2 का मान कितना है ये रहा -1/2 a की घात 1 बटे 2 x की घात -3 बटे 2,
अब देखो कि आप ऊपर नीचे से क्या क्या कट रहा है। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखो इसको अपन लिखेंगे ये ऐसा है ना, माइनस बीच में दिखना चाहिए, एकदम से वहां पे दिख रहा था, तो लिखने का भी आपको सही तरीके से आपको लिखना है, मतलब ठीक है। चलिए अब सुनिए, माइनस माइनस तो चलो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टू पलट के ऊपर चले जाएगा, एक ही घात एक बटे दो, एक ही घात एक बटे दो कट जाएगा, और क्या होगा, एक्स की घात माइनस तीन बटे दो, ऊपर जाके एक्स की घात प्लस तीन बटे दो होगा, और माइनस हाफ घात से निपटेगा, तो एक्स की घात तीन बटे दो माइनस एक बटे दो यानी कि दो बटे दो यानी कि एक्स, ठीक है। तो एक्स की घात एक यानी एक्स बचेगा, ये टू पलट करके ऊपर जा रहा है, तो अल्फा का मान देखो क्या निकल रहा है दोस्तों, अल्फा बराबर एक्स प्लस टू, टू पलट के ऊपर गया और इन दोनों का निपटारा किया तो एक्स आया, और उधर वन प्लस ए बाई एक्स, क्योंकि एक्स की घात माइनस वन मतलब वन बाई एक्स। चलिए अल्फा बराबर, अब यहां से क्या होगा दोस्तों, देखो जरा, एक्स प्लस टू एक्स, ये एक्स प्लस ए बाई एक्स, तो एक्स एक्स कटेगा, टू एक्स प्लस टू ए, और ये एक सिंगल एक्स मिलकर के टोटल तीन एक्स हो जाएगा और टू ए हो जाएगा, ठीक है। टू को गुणा करोगे तो टू एक्स, और ये सिंगल एक्स तीन एक्स, और टू को ए से गुणा करेंगे तो टू ए, ये अल्फा का मान आया है। अब किसका मान ज्ञात करना है दोस्तों, बीटा का, तो चलिए अब बीटा का मान भी ज्ञात करते हैं। बीटा का सूत्र क्या है दोस्तों, देखिए वहां पर y प्लस वन प्लस वाई वन स्क्वायर अपॉन वाई टू, इट implies दैट बीटा इज इक्वल्स टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, ये देखो ये y की वैल्यू है दो, रूट है मतलब एक की घात एक बटे दो, और ये x की घात एक बटे दो, प्लस वन प्लस वाई वन स्क्वायर, तो वाई वन स्क्वायर वापस ए एक्स की घात माइनस वन हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे भी वन प्लस वाई वन स्क्वायर यहाँ पे मान लिखा हुआ है, अपॉन में क्या है दोस्तों y2, तो y2 कहाँ है, ये रहा y2, माइनस वन बाई टू, ए की घात एक बटे दो, एक्स की घात माइनस तीन बटे दो, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, ठीक है, यहाँ पे मैं अच्छे से इसको लिखता हूँ, ये देखो, इट इम्प्लाइज दैट बीटा इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर आप सबसे पहले तो ध्यान रखना कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, दो इंटू ए की घात एक बटे दो, एक्स की घात एक बटे दो, माइनस प्लस माइनस, दो पलट के जाएगा ऊपर, सबको पलट दो ऊपर, ए की घात माइनस एक बटे दो, नीचे में घात में एक बटे दो है तो ऊपर जाके माइनस एक बटे दो, एक्स की घात नीचे माइनस तीन बटे दो, ऊपर जाके प्लस तीन बटे दो, और यहाँ पे अपने को देखो सॉल्व किया था कितना आया था, इसको वन अपॉन एक्स किए थे कितना हुआ था, एक्स प्लस ए बाई एक्स हुआ था, ये ऐसा, यानी कि यहाँ से x का निपटारा होगा। चलिए x का निपटारा भी करना जरूरी है, अब x का निपटारा करते हैं, बीटा इज इक्वल्स टू टू ए की घात में एक बटे दो, x की घात में एक बटे दो, अब देखो डेढ़ घात में से एक घात दिया तो आधा घात बचेगा, ठीक, परंतु साथ में x प्लस ए भी है, अब इसको गुणा करना पड़ेगा अंदर, तो क्या होगा दोस्तों, देखो बीटा बराबर दो की घात, सॉरी दो गुणित ए की घात एक बटे दो, एक्स की घात एक बटे दो, अब देखो एक पर दो घात और एक घात मिलकर के तीन घात, तीन बटे दो घात हो जाएगा, तो दो माइनस एक बटे दो, एक्स की घात तीन बटे दो, और इधर आप गुणा करेंगे तो एक की घात एक, एक में से आधा जाएगा तो आधा, यानी दो की घात दो गुणित एक की घात एक बटे दो, और एक्स की घात एक बटे दो, ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया। देखो दो गुणित ए की घात एक बटे दो, एक्स की घात एक बटे दो है, फिर इसको अपन गुणा किए तो भैया ये एक्स है, एक्स की घात जोड़ेंगे, जोड़ के तीन बटे दो हो गई, यहाँ पे ए की घात एक है लेकिन वहां माइनस हाफ है, तो वन में से एक बटे दो जाएगा तो कितना बचेगा, एक बटे दो बचेगा, ठीक है, एक में आधा गया तो आधा घात बचेगा और बाकी सब चीज अपनी जगह है। अब आप देखो गौर से कि ये सेम सेम ये कट गया, देखो
तो जो बचा वही आपका उत्तर है बस। ठीक है, एक ही घात में कितना बचा है, -1/2, और x की घात में 3/2। और यही वक्रता केंद्र के निर्देशांक थे। अल्फा का मान हमने निकाल लिया, बीटा का मान निकाल लिया। ठीक है, यहाँ पे आप बकायदा लिखते चले आइएगा, इम्प्लाइज दैट, देखो ये इम्प्लाइज दैट बीटा इज इक्वल टू इतना, फिर यहाँ पे भी। तो आप लिख सकते हैं दोस्तों कि अतः वक्रता केंद्र के अभिष्ट निर्देशांक, ठीक है, अतः वक्रता केंद्र के अभिष्ट निर्देशांक अल्फा बीटा बराबर, अल्फा का मान कितना है दोस्तों, 3x + 2a, और बीटा का मान कितना आया, -2 a की घात में -1/2 x की घात में 3/2। ठीक है, ये आपका आंसर है। बिंदु x y के लिए वक्रता केंद्र का निर्देशांक हमने निकाला, वो यही है। ठीक है, आप लिखिएगा था बिंदु x y के लिए वक्रता केंद्र का निर्देशांक। ये है सर, आपका आंसर आ चुका है दोस्तों। कहीं पर भी कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो तो जरूर पूछिए। ठीक, चलिए दोस्तों, अब हम जल्दी से चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल भी बहुत आसान है, उसमें हमको वक्र दिया है और साथ ही साथ बिंदु 0, 1 पर वक्रता वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है, वक्रता वृत्त का। अर्थात हमको यहाँ पर वक्रता केंद्र के निर्देशांक तो निकालने ही निकालने हैं, लेकिन वक्रता त्रिज्या भी ज्ञात करनी पड़ेगी, क्योंकि वक्रता वृत्त का समीकरण ज्ञात करने बोला है, और वृत्त का समीकरण तो बिना केंद्र और बिना त्रिज्या के बन ही नहीं सकता, है ना भाई। तो चलिए, तो दूसरा सवाल में आपको दिया हुआ वक्र का समीकरण आप लिखेंगे, दिया हुआ वक्र का समीकरण क्या लिखा है बताइए, y बराबर x³ + 2x² + x + 1। तुरंत आप इसका अवकलन कर दो, x के सापेक्ष अवकलन यहाँ पे लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx आएगा, और उसी को हम y1 कहते हैं दोस्तों। ठीक है, 3x², 2 × 2 = 4x, और x का अवकलन 1 कांस्टेंट है इसलिए 0। ठीक है, 1 कांस्टेंट है इसलिए उसका अवकलन 0 हो गया। अब सुनिए, ये आपने dy/dx का मान निकाला है, परंतु आप क्या कीजिए, अब क्योंकि हमको वक्रता जो केंद्र है, वक्रता त्रिज्या, जो भी चीज हमको निकालनी है, वो 0, 1 बोल दिया है, बकायदा बोल दिया कि 0, 1 पर आप काम करो, जो भी आपको काम करना है कहाँ पे करो, 0, 1 पे करो। ठीक है, तो हम तुरंत वक्रता केंद्र हो चाहे वक्रता त्रिज्या हो, वो सब चीज हम लोग कहाँ पे निकालेंगे, 0, 1 के संगत निकालेंगे। और इसलिए आप जो dy/dx निकाल रहे हो, फिर आप इसका जो दूसरा यानी सेकंड अवकलज निकालोगे, सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे, उस सभी में आप इस बिंदु के निर्देशांकों को रख दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अपन बिंदु 0, 0 पर मान निकाल रहे हैं, सॉरी बिंदु 0, 0 नहीं, बिंदु 0, 1। ठीक है, ये बिंदु दिया आपने को, बिंदु 0, 1 पर अपन चलो y1 का मान निकालते हैं। ये देखो इस तरह, तो y1 का मान अर्थात dy/dx का मान कौन से बिंदु पर, जिस बिंदु पर अपने को वक्रता वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है, उसी बिंदु पर अपन y1 का मान ज्ञात करेंगे। 0, 1 बोलने का मतलब ये कि x की जगह 0 और y की जगह 1 आपको रखना है। तो x की जगह 0 रखोगे तो ये दोनों नष्ट हो जाएंगे, तो बचेगा कौन, 1, और y के जगह 1 रखने का आपको मौका ही नहीं मिला, क्योंकि वहां y आया ही नहीं। ठीक है, चलिए तुरंत अब इसको आप एक बार और अवकलन कीजिए, तो क्या होगा, d²y/dx², इसी को आप y2 कहेंगे। अब कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 दूनी 6x + 4 हो जाएगा। ठीक है, 3 दूनी 6x + 4। अब बिंदु 0, 1 पर हम इसका भी मान ज्ञात करेंगे।
एक्स की जगह 0, वाई की जगह 1, तो एक्स की जगह 0 रख देंगे तो खत्म हो जाएगा, बचेगा कौन 4। वाई की जगह 1 रखने का मौका ही नहीं मिला तो छोड़ो हटाओ, तो 1 और 4 आया है। ठीक है, कितना है दोस्तों 1 और 4, y1 और y2 की वैल्यू कितनी है, ये 1 और 4 आया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो चलो हम लोग वक्रता त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं इस बिंदु पर, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, बिंदु 0, 1 पर वक्रता त्रिज्या, रो का सूत्र बताइए दोस्तों, 1 प्लस dy बाई डी एक्स का स्क्वायर यानी कि y1 का स्क्वायर। ठीक है, और ये वक्रता त्रिज्या हम लोग 0, 1 पे निकाल रहे हैं, किस पे निकाल रहे हैं 0, 1 पे निकाल रहे हैं, इसलिए आप जो ये y1 का स्क्वायर निकालेंगे ये किस पे निकालेंगे 0, 1, मतलब ये वाली वैल्यू रखेंगे। ठीक है, y1 का स्क्वायर तो रखेंगे किंतु 0, 1 पे जो आपने उसका मान निकाले ना उस मान को डायरेक्ट रखेंगे। पूरे की घात कितना होता है 3/2, नीचे क्या होता है दोस्तों, नीचे होता है y2, नीचे क्या होता है y2, लेकिन उस y2 का मान हम लोग निकालेंगे 0, 1 पे लिखेंगे इस तरह। ठीक है, और वो अपन मान निकाल चुके हैं, y2 का मान 0, 1 पे कितना है 4, मान को रख दो बस। y1 का मान कितने आया था दोस्तों 0, 1 पर 1 आया था, तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही होगा, पावर में 3/2 है। y2 का मान कितने आया था बिंदु 0, 1 पर, ये आया था 4, तो 2 की घात 3/2/4, ये आपका रो का मान आया है दोस्तों। इसका थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, 2 की घात 3/2 मतलब 2√2 और 4, यानी कि √2/2, √2 बाई कितना हो जाएगा 2, तो ये आपका कितना आ गया √2/2 क्या आ गया, वक्रता त्रिज्या आ गया दोस्तों। ठीक है, √2/2 भी कट जाएगा क्योंकि नीचे जो 2 है वो √2 है, तो √2 कट करके 1/√2 हो जाएगा इस तरह। तो 1/√2 जो है वो आपका आया वक्रता त्रिज्या। अब आपको क्या करना है, वक्रता केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करना है दोस्तों, जिसका फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसको तो मैं मिटाता हूँ, ये तो पिछला सवाल का है। तो इसके लिए अपन को लिखना पड़ेगा, माना बिंदु 0, 1 के लिए या बिंदु 0, 1 पर या बिंदु 0, 1 के सापेक्ष, ठीक है, वक्रता केंद्र के निर्देशांक, वक्रता केंद्र के निर्देशांक अल्फा बीटा है, तो तो अल्फा बराबर क्या होगा, तो अल्फा बराबर ये देखो x माइनस y1, 1 प्लस y1 का स्क्वायर अपॉन y2। ठीक है, और इसी को हम लोग निकाल रहे हैं किस पे, बिंदु 0, 1 पर। ठीक है, किस पर निकाल रहे हैं, बिंदु 0, 1 पर। तो बिंदु 0, 1 पर जो उनके मान आए हैं, जो उनके मान आए आप उनको रख दो। y1 का मान कितना है 0, 1 पर 1 आया और इसका मान 4 आया, रख दीजिए दोस्तों। अल्फा का मान कितना आएगा दोस्तों, ध्यान दीजिए, x का मान कितना रखना है अपने को 0। ठीक है, x का मान 0 रखना है, y का मान 1 रखना है, तो x का मान 0 रखो। y तो है ही नहीं ना भाई, y है ही नहीं, ये y1 है, तो y1 का मान रखना पड़ेगा। y1 का मान बिंदु 0, 1 पे, बिंदु 0, 1 पे y का मान 1 आया है, तो इस y1 की जगह आपको 1 रखना पड़ेगा। y1 का स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर कुछ इस तरह, और बटे y2 कितना है 0, 1 पे 4 आएगा, 4। दोस्तों 1 और 1 2, 2/4 यानी 1/2, वो भी माइनस में, तो अल्फा का मान आया है -1/2। अब किसका मान निकालेंगे दोस्तों, बीटा का। तथा बीटा बराबर कितना होगा दोस्तों, बीटा बराबर यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे मान निकला हुआ था y प्लस 1 प्लस y1 स्क्वायर अपॉन y2। ठीक है, ये मान था उसका बीटा का। ठीक, चलिए मान रखिए दोस्तों, y का मान कितना रखेंगे, ये पूरा काम हम किस पे कर रहे हैं, ये हम काम कर रहे हैं 0, 1 पर। आप लिखेंगे यहाँ पे, अतः बिंदु 0, 1 पर बीटा का मान कितना हो जाएगा दोस्तों बताइए, तो y का मान हो जाएगा 1, देखो x की जगह 0 और y की जगह 1,
यहाँ y दिख रहा है तो y की जगह 1 प्लस 1 प्लस y1 स्क्वायर। बिंदु 0 1 पर आपने कहा गया, ये बिंदु 0 1 पर आपने y1 का मान निकाला 1, तो y1 स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर अपॉन y2 0 1 पे y2 कितना निकला है 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। तो बीटा बराबर हो जाएगा देखो 1 धन 2/4 1/2, तो बीटा का मान आ जाएगा दोस्तों कितना 3/2। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों कि वक्रता है ना भाई, बिंदु 0 1 पर वक्रता केंद्र के निर्देशांक, बिंदु 0 1 पर वक्रता केंद्र के निर्देशांक कितने हो गए दोस्तों, अल्फा बीटा बराबर, अल्फा का मान है -1/2 और बीटा का मान है 3/2, तथा वक्रता त्रिज्या कितनी हो गई, रो कौन से बिंदु पर, बिंदु 0 1 पर वक्रता त्रिज्या कितना आया 1/√2। ठीक है दोस्तों, और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है वक्रता वृत्त का समीकरण। तो बताइए वक्रता वृत्त का समीकरण क्या होगा। अतः बिंदु 0 1 पर वक्रता वृत्त का समीकरण क्या होगा दोस्तों, सूत्र क्या है, सूत्र है x माइनस अल्फा का वर्ग y माइनस बीटा का वर्ग बराबर रो का वर्ग। ठीक है, बराबर रो का वर्ग। अल्फा बीटा रो के मान आप रख दीजिए, आपका आंसर आ गया। ठीक है, x माइनस अल्फा का मान -1/2 है, माइनस पहले से तो +1/2 ये वर्ग, y माइनस बीटा, बीटा का मान कितना है दोस्तों 3/2, देख लो, रो का वर्ग मतलब 1/√2 का वर्ग। ये अभिष्ट समीकरण है किसका, वक्रता वृत्त का। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया दोस्तों। इसको थोड़ा आप सिंप्लीफाई कर लो तो आपका कंप्लीट आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो मैं आपको समरी एक बार बताना चाहता हूँ कि आपको वक्र का समीकरण दिया है, वहां पे आपको एक बार अवकलन करना है, dy/dx निकालना है, उसी को अपन y1 बोलते हैं, और उसका मान आप जिस बिंदु पर अपने को वक्रता वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है उस बिंदु पर अपन y1 का मान ज्ञात कर लिए। फिर क्या किए अपन, जो y1 ज्ञात किए थे आप एक बार अवकलन किए तो y1 पता चला अपने को, उसको एक बार और अवकलन करना है, फिर उसमें भी आपको x y की जगह में उस बिंदु के निर्देशांक रखने हैं। ठीक है, फिर निर्देशांक रखने के पश्चात आप y2 का मान ज्ञात कर लेंगे उस बिंदु पर। तो जब y1 और y2 दोनों के मान दिए गए बिंदु पर ज्ञात हो जाएं, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, वक्रता त्रिज्या का सूत्र लगाइए, वक्रता केंद्र का सूत्र लगाइए। जब अल्फा बीटा पता चल जाए, रो पता चल जाए, तो बस देर किस बात की, वक्रता वृत्त का समीकरण आपके पास है, आप देख सकते हैं ये उसका सूत्र है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। तो दोस्तों देखिए, आपको यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा, a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab, मतलब कि x आएगा, क्योंकि 2ab करोगे तो 2 कट जाएगा, और यहाँ पे भी a का वर्ग धन b का वर्ग धन -2ab, तो -2ab करेंगे तो 3y आएगा और बराबर 1/2। ठीक, चलिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस x माइनस 3y। अब देखिए दोस्तों, 1/4 और 9/4 होता है 10/4। ठीक है, और 10/4 मतलब होता है 5/2, और 5/2 में से 1/2 जरा के माइनस हो जाएगा तो -4 मतलब +4/2, और 2 कटेगा तो 2 दूनी 4 कटेगा तो 2 बचेगा, प्लस में बचेगा। ये आपका अभिष्ट अंतिम फाइनल उत्तर है, देख लीजिए, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस x माइनस 3y प्लस 2 बराबर 0। यही अभिष्ट वक्रता वृत्त का समीकरण है, इस पर बिंदु 0 1 पर। कहीं पर भी डाउट है दोस्तों तो जरूर पूछिएगा, बहुत ही सिंपल है। और क्वेश्चन तीसरा दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन तीसरा देखो क्या दिया है, सिद्ध करो कि y बराबर c cos hx बाई c। ठीक है, ये हाइपरबोलिक फंक्शन है,
के लिए वक्रता केंद्र के निर्देशांक इतने इतने हैं, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल है, सेम पहले जैसा बनेगा। आप अवकलन कीजिए, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए, है ना, y1 निकालिए अर्थात dy by dx निकालिए। उसके बाद आप एक बार और अवकलन करो। इसमें कोई पर्टिकुलर कोई विशेष बिंदु दिया नहीं है, जैसे इसमें दिया है ना बिंदु 0,1 पर ज्ञात करो, इसमें ऐसा कुछ दिया नहीं है। तो इसमें आपको y1 जैसा आया है, y2 जैसा आया है, बस उसको उसी रूप में आपको वक्रता केंद्र के सूत्र में रखना है, वक्रता केंद्र के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं और इतना सिद्ध करना है। तो ये आपका होमवर्क है दोस्तों, इसको आप सॉल्व करेंगे और जब बन जाएगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर बन गया करके, तो मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको, ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से बना है, कुछ नहीं किए, बस आपको अवकलन करना है। प्रथम अवकलन करो, दूसरा अवकलन करो, y1 y2 पता कर लो, सूत्र में मान रख लो, वक्रता केंद्र के निर्देशांक याद कर लो। अगर कोई विशेष बिंदु दिया हुआ है कि जिस पर अपने कोई वक्रता केंद्र या वक्रता वृत्त जो भी आपको ज्ञात करने बोला है, उसके अकॉर्डिंग आप उस बिंदु के निर्देशांक को, जो आप y1 y2 ये सब ज्ञात किए हो, वहां पे आप बिंदु के निर्देशांक रख लो, तो वहां पे उस बिंदु के लिए उनकी वैल्यूज मिल जाएंगी। तो आपका आंसर पूरा का पूरा एकदम एक्यूरेट और पूरा का पूरा सही आंसर आ जाएगा और सवाल आपसे इजीली बन जाएगा जैसे ये बना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, जल्द ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे वक्रता जीवा का समीकरण। ठीक है, तो ये वक्रता जीवा क्या होता है ये हम पढ़ेंगे, और इसके पहले के सारे टॉपिक्स आप जरूर देख लीजिएगा। अगर आप हमारे बीएससी के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहां से कांटेक्ट करके आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। दोस्तों किसी भी प्रकार की डाउट हो तो जरूर बताएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।